हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज़ फाइनेंशियल रूल्स के क्वेश्चंस, जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में कवर किए गए हैं और इन्हीं क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। तो इस दृष्टि से आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पिछले जो 26 क्वेश्चंस हैं हमने पिछले वीडियोस में कवर कर रखे हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। और साथ में मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट डली हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 की पूरी प्लेलिस्ट, और साथ में 26 के एग्जाम के लिए भी मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसको भी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रिजर्व प्राइस इज इन ऑक्शन इज फिक्स्ड बाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिजर्व प्राइस होता क्या है? दैट इज रिजर्व प्राइस इन एन ऑक्शन इज द मिनिमम प्राइस दैट इज फिक्स्ड बाय द सेलर, ओके, एंड बिलो विच द आइटम विल नॉट बी सोल्ड। तो इसके नीचे जो है तो वह आइटम जो भी सेलर है वह नहीं बेचेगा, ठीक है। तो दैट इज द बेसिकली अ मिनिमम प्राइस। तो इसको पूछा जा रहा है कि ऑक्शन में इसको फिक्स कौन करता है? ऑक्शनर करता है कि कॉम्पिटेंट रेलवे अथॉरिटी करेगा कि अकाउंट ऑफिसर करेगा कि नन ऑफ द अबव? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, कॉम्पिटेंट रेलवे अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट करना है यहाँ पे। बेसिकली दिस इज फिक्स्ड बाय कॉम्पिटेंट रेलवे अथॉरिटी, ठीक है, दैट इज डिसाइडेड बाय द सेलर और ऑनर ऑफ द ग्रुप बिफोर ऑक्शन, ठीक है। और इसका बेसिकली जो वैल्यूएशन होता है वह प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स पर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज आर प्रिपेयर्ड एनुअली अंडर। So Article 266 of the Constitutions, Article 280 of the Constitutions, Article 112 of the Constitutions, Article 150 of the Constitution, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पूछा जा रहा है फाइनल अकाउंट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज आर प्रिपेयर्ड एनुअली अंडर आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। बेसिकली इसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे एडवाइस किसकी लगती है? ऑन द एडवाइस ऑफ व्हाट, कैग, CAG। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज आर्टिकल 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, ठीक है। ट्रैफिक रेवेन्यू बिकम्स अर्नड व्हेन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रैफिक रेवेन्यू जो है वह अर्निंग कब कहलाएगी? व्हेन सर्विस इज रेंडर्ड, कैश इज रिसीव्ड, ट्रेन डिपार्ट्स और इनवॉइस इज रेज्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन एवर द ट्रैफिक रेवेन्यूज बिकम अर्न, और उसके लिए कंडीशन क्या है? व्हेन एवर ट्रैफिक सर्विसेज आर एक्चुअली रेंडर्ड, ठीक है, तभी इस कंडीशन में जो है तो वह अर्न कहलाएगी। दैट मीन्स पैसेंजर ट्रैफिक की अगर बात करें तो पैसेंजर ट्रैफिक के साथ जब पैसेंजर ने जैसे जर्नी अपनी परफॉर्म कर ली, तब वह जो है तो बेसिकली वह ट्रैफिक रेवेन्यू बिकम अर्न, है ना, ना कि जबकि टिकट सोल्ड हुआ, ठीक है। टिकट की बुकिंग के साथ नहीं, वह जब पैसेंजर अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेगा, दैट मीन्स सर्विस इज रेंडर्ड बाय द पैसेंजर, देन इन दिस कंडीशन ट्रैफिक रेवेन्यू बिकम अर्न, ओके। ऐसे ही गुड्स ट्रैफिक के साथ में अगर हम बात करें, गुड्स ट्रैफिक के रेफरेंस में, तो अगर कोई गुड्स जो है तो उसको रेलवेज के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, इस केस में जब गुड्स की डिलीवरी फाइनली हो जाती है तभी जो है तो उसको एक तरह से उसको जो ट्रैफिक रेवेन्यू है दैट विल टर्न इनटू अर्निंग, ओके। सो वेन एवर रेलवे हैज डिस्चार्ज इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ कैरिज, देन इन दिस कंडीशन इट विल टर्न इनटू रेवेन्यू, रेवेन्यू से अर्निंग में हो जाएगा वो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन है दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल रिसिट, ओके, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल रिसिट। बेसिकली लोन क्रिएट्स अ लाइबिलिटी विच हैज़ टू बी रिपेड इन फ्यूचर। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन, सो इट विल नेवर बी अ रेवेन्यू रिसिट। तो आपको पता है कि लोन कभी ना कभी हमें पे करना ही होता है ना। तो लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कैपिटल रिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EOQ स्टैंड्स फॉर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो बेसिकली यह एक कॉन्सेप्ट है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, ठीक है, जिसमें कि हमको बेसिक डिटरमाइन करना है ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। और हर एक समय हम जब भी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो हमको वहाँ देखना है कि हम उसकी कॉस्ट को कितना मिनिमाइज़ कर पाते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
tool or concept for inventory management to determine the optimal quantity of items to order each time so that total cost is minimized. It is very important. Okay. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए, इट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है विच फंड इज यूज फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो आपका फंड है दैट इज कॉल्ड अ कंटिजेंसी फंड. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. बेसिकली अगर हम बात करें कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की तो 267 क्लॉज 1 आर्टिकल आपको पता होगा. दिस इज डेडिकेटेड फॉर व्हाट, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम करंट कॉर्पस की बात करें तो लगभग जो है आपका 30,000 करोड़ का जो कॉर्पस है वह एट प्रेजेंट कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे है. और इस फंड को यूज़ करने के बाद इसको क्या करना होता है, फिर से रिकूप करना होता है. ओके. तो बेसिकली इसके लिए जो अप्रूवल लगता है या उसका कस्टोडियन कौन है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है आपसे. तो जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, उनके पास इसकी कस्टडी होती है. तो इसको किसके सैंक्शन या किसके परमिशन पर निकाला जा सकता है, तो इसके लिए जो परमिशन है वो किसका लगता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. ठीक है. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है कैश शॉर्टेज डिटेक्टेड एट स्टेशन इज फर्स्ट बुक्ड टू ट्रैफिक सस्पेंस, रेवेन्यू, डिपॉजिट और बैलेंस शीट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Cash shortage at station is first booked to traffic suspense. So option number A is the right answer. Next question पे आते हैं. Question number 34. Where is the Indian Railways Institute of Financial Management located? It is very simple question. तो Indian Railway Institute of Financial Management is located at सिकंदराबाद. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. बेसिकली देर आर टोटल 8 CTIs और इस 8 CTIs में जो है ये एक इम्पॉर्टेंट CTIs है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है. जो बेसिकली ट्रेनिंग कराता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. लाइक आपके जो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के लोग हैं बेसिकली वो ट्रेनिंग यहीं पे करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और इसको जो चेयर करते हैं, कौन करते हैं, तो डायरेक्टर जनरल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो डायरेक्टर जनरल है इसके द्वारा जो है तो उसको चेयर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हेड ऑफ द रेलवे वर्कशॉप, CWM, CWE, CME और नन ऑफ द अबव. सो रेलवे वर्कशॉप का हेड जो है वो कौन होता है, दैट इज CWM. ओके. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हेड ऑफ द रेलवे वर्कशॉप इज CWM, चीफ वर्कशॉप मैनेजर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The first railway budget was presented in the year 1921, 24, 30, 47. It is very important question. जो फर्स्ट रेलवे बजट है दैट वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर 1924. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड और इसको प्रेजेंट किसकी तरह किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज जॉन मथाई, JONMATHAI. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जॉन मथाई. ठीक है. So first railway budget was presented in the year 1924 by John Mathai for Indian Railways. और करेक्ट डेट बता दूँ तो 3 फरवरी 1924. ओके. इट इज़ वेरी क्रूशियल डेट फॉर इंडियन रेलवेज. और बेसिकली इसके लिए जो आपको सेपरेशन का भी एक क्वेश्चन आता है, इससे पूछा जाता है यहाँ पे कि जो सेपरेशन हुआ तो उसके लिए अकबर्थ कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था. सो सेपरेशन वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अकबर्थ कमेटी 1921. ओके. और उसके बाद जो है तो 1924 से 2016 तक, ठीक है, 1924 टू 2016 तक जो है तो सेपरेटली रेल बजट को प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट के अंदर. और इसके बाद जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग के रिकमेंडेशंस पर जो है फ्रॉम बजट 2017-18, ठीक है, इसको जो है तो मर्ज कर दिया गया. तो इस तरह से जो है तो इसके मर्जर की ये कहानी हो गई. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1924. नेक्स्ट है फ्रेट कलेक्टेड फॉर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट शुड फाइनली बी. तो फ्रेट कलेक्टेड फॉर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. अब सपोज हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे सपोज कोई पार्टी है उसने 100 सीमेंट बैग्स का कंसाइनमेंट बुक कराया कि उसको एक जगह से A प्लेस से B प्लेस पर ले जाना है. अब उसमें 100 में से इन केस किसी ने जो है तो उस पर 10 बैग निकाल लिए, तो दैट इज गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट.
बीच में रास्ते में 10 बैग उससे उतार लिए किसी ने, वैगन के गेट खुले रह गए तो उससे 10 बैग जो है निकाल लिए सीमेंट बैग। तो अब बी को जो है तो 90 बैग्स ही डिलीवर हुए यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे जो, और बी ने जब फ्रिट दिया, फ्रिट वह पूरे 100 बैग का दिया, तो फ्रिट कलेक्टेड फॉर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट शुड फाइनली बी रिटेन्ड एज रेवेन्यू, रिफंडेड एंड चार्ज टू क्लेम्स, रिफंडेड एंड चार्ज टू अर्निंग्स एंड बुक्ड टू सस्पेंस अकाउंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इस केस में आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर ऐसा होता है तो इस केस में दैट इज दिस charge for 10 bags should be refunded and charged to claims. So option number B is the right answer. Refunded and charged to claims. Okay. Next question पे आते हैं. Question number 38. Which of these has provision of filling measurement book online? Very important. आप सब जब भी वर्क करते होंगे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो जितने भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका बिलिंग जो है एट प्रेजेंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक पोर्टल है दैट इज़ IRWCMS, जिसमें कि मीजरमेंट बुक जो है दैट इज़ MB, उसकी फिलिंग कैसे होती है, ऑनलाइन होती है। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड मैनेजमेंट सिस्टम आपको पता है, जिसमें कि MB को भरने का सिस्टम कैसा है, ऑनलाइन है। ठीक है, MB क्रिएशन पूरा ऑनलाइन होता है इसके अंदर, और MB की फिलिंग पूरी ऑनलाइन होती है। देयर इज़ नो फिजिकल MB। ओके, सो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं EMB, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट बुक। नेक्स्ट है कंडेम्ड मटेरियल्स आर रिपेयर्ड, रीयूज्ड, स्टोर्ड और डिस्पोज्ड एज स्क्रैप। तो बेसिकली देयर इज अ DS8 की बात कर रहा है यहाँ पे, सो इट इज़ अ डिस्पोज्ड एज स्क्रैप। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। यहाँ GST के बारे में पूछा जा रहा है। GST इज डैश डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो आपको पता होगा कि GST पर अभी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि अभी GST 2.0 आया है। तो GST 2.0 का इससे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो अभी GST में रिफॉर्म्स हुआ है, जिसमें कि जो हमारी 12% और 28% की स्लैब है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे GST 2.0 रिफॉर्म की बात कर लिया जाए, या आप को पढ़ के जाना है इसके बारे में, कि इसमें से 2 स्लैब जो हमारी थी 12% और 28% की स्लैब, इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह जो प्रोविज़न है यह कब से इफेक्ट में आया है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्रूशियल डेट जो है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज़ 22 सितंबर 25। ठीक है, तो GST 2.0 रिफॉर्म इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 25। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर। अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं GST के बारे में। तो GST आपको पता होना चाहिए कि यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि जहाँ पर कंजम्पशन होगा उसको टैक्स जाएगा। सो बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स गोज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, बेसिकली टैक्स का जो टैक्सेशन का सिस्टम है 2 टाइप से है। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक तो ओरिजिन वाले को मिलता है और दूसरा मिलता है डेस्टिनेशन वाले को। ठीक है, तो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, तो बेसिकली GST इज द टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जहाँ पे उसका कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो उस वहाँ पर जो है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अब सपोज अगर मैंने बात करी कि जैसे कोई गुड्स है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वह हुआ महाराष्ट्र के अंदर, और वह गुड्स जो है सोल्ड टू कस्टमर इन कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के कस्टमर को सोल्ड हुआ। तो इस केस में जो GST रेवेन्यूज है दैट विल गो टू कर्नाटका, नॉट गो टू महाराष्ट्र। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो और इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई IGST चार्ज होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि GST को इंट्रोडक्शन कब हुआ था। तो GST बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई दैट इज 17। तो 1717। ठीक है, तो 1 जुलाई 17 से जो है तो GST इंट्रोड्यूस हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी अगर हम बात करें करंट में, तो GST के साथ में जो 2 स्लैब्स हैं दैट इज व्हाट 5% और 18%,
यह मेनली एक्टिव स्लैब्स हैं। इसके अलावा एक और स्लैब्स है दैट इज 40% की स्लैब्स है, जिसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई हैं बेसिकली, जिन पर कि बहुत हाई जीएसटी लगाया जाता है, लाइक जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, ठीक है, टोबैको, पान मसाला, सिगरेट्स, जितने भी सीनियर लग्जरी आइटम्स हैं उन सब पर जो है तो 40% का चार्ज जो है तो लगाया जाता है, ठीक है। 18% में बेसिकली स्टैंडर्ड रेट, जितने भी जनरल गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो उन पर जो है तो आपको स्टैंडर्ड रेट, लाइक जैसे टू व्हीलर्स हो गए, स्मॉल कार्स हो गए, टीवी, एसी, इन सब पे जो है तो आपका 18% का स्लैब एप्लीकेबल है। 5% के लिए बेसिकली ऐसे जैसे टॉयलेटरीज हो गए, फार्म्स मशीनरीज वगैरह हो गए, इरिगेशन इक्विपमेंट्स वगैरह, तो इन पर जो है तो 5% का जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। तो कुछ बेसिक सी बातें यहाँ पे जीएसटी के बारे में देखा हमने। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 7C इज नोन एज। तो स्टेटमेंट 7C की बात करें, गुड्स रेवेन्यू स्टैटिस्टिक्स और गुड्स रेवेन्यू स्टैटिस्टिक्स फॉर एडवांस इंफॉर्मेशन एंड ओरिजिनेटिंग बेसिस, गुड्स रेवेन्यू स्टैटिस्टिक्स फॉर अपॉर्शन बेसिस और कमोडिटी स्टैटिस्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट 7C जो है बेसिकली इट इज अ गुड्स रेवेन्यू स्टैटिस्टिक्स दैट इज अपॉर्शन बेसिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अपॉर्शन बेसिस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके प्रोपोर्शन में जो है तो वहाँ से उतना रेवेन्यू आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने सपोज करो वेस्टर्न रेलवे से अगर मेरे को सपोज ईस्टर्न रेलवे में जाना है, और वेस्टर्न रेलवे से ईस्टर्न रेलवे में जाने के लिए अगर मेरे को यहाँ से WCR में जाना होता है, WCR से फिर NCR में जाना होता है या NER में जाना होता है, और NER से फिर ER में जाना होता है, ओके। तो इस केस में अगर हम बात करें तो WR से WCR में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और WCR से फिर NER में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ इसको, आप मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने दो जोनल रेलवेज़ के बीच में अगर हमको जाना है तो हम डायरेक्ट ना जाके यहाँ पे हम दो अदर जोनल रेलवेज़ पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो जहाँ पे जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस ट्रेवलिंग का जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसका प्रोपोर्शन जो है तो उसको मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ अपोर्शन, ठीक है बेसिकली। सो उस इस तरह से जो है तो दैट इज डिसाइडेड इन अ स्टेटमेंट 7C, ओके, गुड्स रेवेन्यू स्टैटिस्टिक्स। और यहीं पे अगर स्टेटमेंट 7B की बात करें तो स्टेटमेंट 7B के अंदर जो है बेसिकली क्या है, गुड्स रेवेन्यू स्टैटिस्टिक्स फॉर ओरिजिनेटिंग बेसिस। सो 7B के अंदर क्या है बेसिकली ओरिजिनेटिंग बेसिस की बात होती है। अब यहाँ पे ओरिजिनेटिंग बेसिस से मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली कि जितना भी सर्विस है, जितना भी रेवेन्यू है, वह पूरा इंटायर फ्रेट रेवेन्यू दैट इज क्रेडिटेड टू रेलवे वेयर गुड्स ट्रैफिक ओरिजिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटर रेलवे शेयरिंग हो रही है, WCR में कुछ शेयरिंग होगी, NER में कुछ शेयरिंग होगी, लेकिन जो 7B के साथ में स्टेटमेंट 7B के अंदर दैट इज ओरिजिनेटिंग बेसिस, तो इसके अंदर जो 100% अर्निंग होगी, ठीक है, 100% अर्निंग विल कन्फाइंड टू WR ओनली। कहाँ पे होगा, WR में ही पूरा जो है तो उसका हो जाएगा अर्निंग या रेवेन्यू। So this is what originating basis. Next one is ROR is calculated for works chargeable to, very important, development fund, DRF, capital fund, all of the above. तो ROR is calculated for works chargeable to capital fund, सबको पता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिए। This question will necessary and damn important for this year LDC exams, okay. So capital fund is the right answer and this will not applicable to revenue works or deposit works or works charged to DRF or development fund. So इनका कोई बात ही नहीं होता। और बेसिकली अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिटर्न का जो कैलकुलेशन है हम कब करते हैं, फॉर कैपिटल फंड, जिसमें वर्क चार्जेबल टू कैपिटल फंड होता है। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ डिलेड सप्लाई बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्चुअल डिलीवरी पीरियड रेलवे में। सो अगर डीपी है, डीपी के बियॉन्ड जो है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, डिलेड सप्लाई हो रहा है बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्चुअल डिलीवरी पीरियड, तो इस केस में रेलवे में लेवी लिक्विडेटेड डैमेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सो लिक्विडेटेड डैमेज एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस में बी लेविएट, ओके। इसके अलावा जो है तो रेलवे उसको डीपी एक्सटेंशन भी दे सकता है विद और विदाउट लिक्विडेटेड डैमेज, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है SDPG इन केस ऑफ फेलियर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। रेलवे बजट एक्सपेंडिचर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड और कैपिटल एंड रेवेन्यू, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टाइमिंग्स फॉर नाइट इंसेंटिव अंडर डेमोरेज। ठीक है, तो डेमोरेज चार्जेस जो है बेसिकली आपके डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक को लेके हैं। तो नाइट इंसेंटिव जो है बेसिकली 22 से 6 होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल इज डन थ्रू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल इज डन थ्रू व्हाट परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, एंड दिस इज डन बाई व्हाट प्रोडक्टिविटी टेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑडिट, इट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इसके अंदर जैसे कोई भी हम प्रोजेक्ट जो है जब भी करते हैं तो इस केस में बेसिकली उसके जो प्रोडक्टिविटी टेस्ट होती है, प्रोडक्टिविटी टेस्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दिस इज अ प्रोडक्टिविटी टेस्ट, और इस प्रोडक्टिविटी टेस्ट के अंदर बेसिकली उस प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, ठीक है, एंड दिस इज अ प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड दिस इज अ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, दैट इज व्हाट एक्चुअल, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज अ रेट ऑफ बेसिकली रिटर्न वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दिस पार्ट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने कितना इन्वेस्ट करा और कितना रिटर्न किया, कितना रिटर्न मिला यहाँ पे, दिस कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, दिस इज डन बाय द व्हाट प्रोडक्टिविटी टेस्ट। सो बेसिकली इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टेड ट्रैफिक अर्निंग है, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्टेड ट्रैफिक अर्निंग वह कितना है और यहाँ पे एक्चुअल ट्रैफिक अर्निंग कितना होगा। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, हमारा जो अभी रिटर्न है वह हमें कितना मिल रहा है, जितना हमने प्रोजेक्ट किया था वो उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट कंपैरिजन इज व्हाट इज कॉल्ड अ प्रोडक्टिविटी टेस्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो बेसिकली इट इज अ परफॉर्मेंस ऑडिट दैट इज कैरीड आउट बाई अकाउंट डिपार्टमेंट। किसके द्वारा किया जाता है, पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल डन बाई व्हाट अकाउंट डिपार्टमेंट। कौन करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली इट इज डन बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट in form of what efficiency cum performance audit based on the completion report of the project, it is very important. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इन एबीसी एनालिसिस ए आइटम्स नॉर्मली रिप्रेजेंट्स 70% आइटम्स 10% वैल्यू। तो बेसिकली ए आइटम्स होते हैं दैट इज वेरी हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, स्मॉल इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हाई वैल्यू आइटम होते हैं दैट इज व्हाट 70% वैल्यू और 10% आइटम्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 10% आइटम्स जिसकी कॉस्टिंग जो है वह दैट मीन्स व्हाट 70% वैल्यू। अगर वैल्यू वॉल्यूम एनालिसिस देखें यहाँ पे ए और ए कैटेगरी आइटम का, तो ए कैटेगरी आइटम का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट 70% रहेगा और उसका वॉल्यूम है दैट इज व्हाट 10% रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विच बजट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द टेम्पररी पीरियड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेम्पररी पीरियड के लिए कौन सा बजट है फंड्स देता है, वोट ऑन अकाउंट, सप्लीमेंट्री, रिवाइज्ड, नन ऑफ द अबव। सो वोट ऑन द अकाउंट इज वेरी राइट आंसर। सो बेसिकली गवर्नमेंट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर शॉर्ट पीरियड, जनरली 2 से 3 महीने 4 महीने के लिए जो है, तो यहाँ पे उसको वोट ऑन अकाउंट मिलता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द फुल बजट इज नॉट एट पास्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वोट ऑन अकाउंट आपको बताना है, इसके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है रेलवेज नेट अर्निंग्स आर एग्जिबिटेड इन विच पार्ट ऑफ द ट्रैफिक बुक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रेलवेज की जो नेट अर्निंग है, ठीक है, दैट आर एग्जिबिटेड इन कौन से पार्ट में है। सो पार्ट सी इज द राइट आंसर। रेलवेज नेट अर्निंग आर एग्जिबिटेड इन पार्ट सी ऑफ द ट्रैफिक बुक। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल विल बी फॉलोड बाय द इंडियन रेलवेज इन नियर फ्यूचर। ठीक है, पार्ट ए में बेसिकली क्या है, ट्रैफिक अर्निंग है, पार्ट ए में क्या है, ट्रैफिक अर्निंग है, पार्ट बी में है दैट इज व्हाट वर्किंग एक्सपेंसेस। ओके, तो विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल विल बी फॉलोड बाय द इंडियन रेलवेज इन नियर फ्यूचर, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस और सिंगल एंट्री। सो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बेसिकली इट इज यूज। ठीक है, एक्रूअल बेसिस जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है दैट इज यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज।
ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है उसको अर्निंग कब माना जाता है, वेन एवर दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट वेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जैसे मैंने बोला कि दिल्ली से सपोज कोलकाता की टिकट सोल्ड हो गई, तो उसको हम अर्निंग नहीं मानेंगे, उसको हम तब तक अर्निंग नहीं मानेंगे जब तक कि उसमें पैसेंजर की ट्रैवलिंग नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे ही पैसेंजर ने ट्रैवल कर लिया, मतलब हमारा जो गाड़ी है दिल्ली से कोलकाता की, वह अगर दिल्ली से चल के कोलकाता पहुंच गई, दैट मीन्स सर्विस अगर रेंडर हो गई, तो इस केस में जो है तो वह अर्निंग माना जाएगा। स्टोर्स इशू टू वर्कशॉप फॉर प्रोडक्शन और डेबिटेड टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51। सो बेसिकली इट अ वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कमिटी एग्जामिन्स एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवेज। सो पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमीशन। तो बेसिकली इसके लिए जो है तो पीएसी है बेसिकली जो है, तो यही देखती है, पीएससी का काम ही यही है कि उसको देखना है कि कहीं जो जितना भी फंड दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा का फंड जो है तो यूटिलाइज तो नहीं किया गया। सो एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवेज इज डिस्कस्ड बाय और सीन बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। बेसिकली इसके मेंबर की बात करें तो 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होगा। तो बेसिकली इट ऑडिट्स रिपोर्ट्स ऑफ कैग, तो कैग का जो रिपोर्ट है उसको ऑडिट भी करता है। सो इसीलिए जो है तो कैग को फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बोला गया है पीएसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अब वीडियो क्योंकि लेंदी हो रहा है इसलिए हम वीडियो को जल्दी क्लोज करेंगे। हॉलेज चार्जेस आर लेविएबल फॉर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलेज चार्जेस की बात करें तो जब भी यहाँ पे कंटेनर वैगन्स का मूवमेंट होगा तो इसके इसमें हॉलेज चार्ज जो है तो रेलवेज लेवी करता है। सो मूवमेंट ऑफ कंटेनर पर जो है तो हॉलेज चार्जेस लेवीड होते हैं। नेक्स्ट है, as per GCC, quantities operated in excess of 140% to 150% of the agreement quantity will be paid at a rate of 98%, 96%, 95%, 90%। तो इट इज इसका आंसर जो जाएगा दैट इज 96%। ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्स मजूर क्लॉज कवर्स, तो इट इज़ बेसिकली फोर्स मजूर क्लॉज होता है कहाँ पे होता है, दैट इज ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज़, अगर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, कुछ ऐसा कैलिमिटीज़, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड टाइप के इवेंट्स अगर हो गए, तो इस केस में जो है तो फोर्स मेजर क्लॉज कवर होता है। ओके।